हेलो बच्चों, कैरेविल की इस रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें पीवाईक्यू भी है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं। ये वन शॉट सीरीज नहीं है, ये एक क्विक रिवीजन करने वाला सीरीज है। इसमें आप कम समय में अपने चैप्टर को थोरोली रिवाइज कर सकते हैं। तो चलो इसको देखो और अपने चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। लेट्स स्टार्ट। अभी 2025 के पेपर में ईएमडब्ल्यू में से 2 सवाल थे। बोले क्या मतलब है? इन फॉर्मूलाज के ऊपर अपने नीट में सवाल आए हुए हैं। नीट 2017 का सवाल देखिए। सबसे पहले आईसी रियल करंट है और आईडी इमेजनरी, मगर दोनों की वैल्यू ठीक बराबर रहेगी। तो मैक्सवेल ने पहली बात तो कंफर्म किया, ई में गड़बड़ से क्या बन जाता है? बी बन जाता है, बी में गड़बड़ से ई बन जाती है। यहाँ तो कंडक्टिंग पाथ है ही नहीं, तो हम सब जानते हैं कोई करंट फरंट नहीं है। क्यों माना अभी 2 मिनट में आपके सामने आ जाएगा। बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जी हाँ, डिस्प्लेसमेंट करंट को लेकर बड़े सवाल बन रहे हैं आजकल। आइए शुरुआत करते हैं ईएमडब्ल्यू के बारे में। बच्चों, अपना नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जी हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोले तो ईएमडब्ल्यू। ठीक है, आइए चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ईएमडब्ल्यू की शुरुआत कहां से हो रही है? सबसे पहले बात करना चाहेंगे मैक्सवेल कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। जी हाँ, डिस्प्लेसमेंट करंट को लेकर बड़े सवाल बन रहे हैं आजकल, उसकी बातें करेंगे। मैक्सवेल कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट बोले क्या मतलब है? देखो ना, फेराडे, आपने ईएमआई पढ़ा था ना मेरे साथ। ईएमआई में क्या होता बच्चा? वहां पे बनने क्या सीखा था? फेराडे जो होता, फेराडे ने क्या प्रूव किया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज से क्या बन रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया था। याद है, इलेक्ट्रिसिटी बन गई थी। तो उनका विचार था कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज से किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो मैक्सवेल को लगा कि ई में अगर बी में गड़बड़ से ई बन सकता है, तो उनको लगा ई में गड़बड़ से बी बनना चाहिए। जी हाँ, ई में गड़बड़ से क्या बनना चाहिए? बी बनना चाहिए। तो मैक्सवेल ने क्या किया? सेटअप लिया। ये तुम्हारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये बैटरी हो गई है। अभी स्विच ऑफ है, अभी स्विच ऑन है। क्या आप जानते हैं मैं स्विच को ऑन करूंगा तो बेटे क्या होगा? इसकी चार्जिंग होगी। ड्यूरिंग चार्जिंग कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ेगा। ड्यूरिंग चार्जिंग कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ेगा, और कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ेगा तो बॉल ई कांस्टेंट रहेगा, ये ग्रो करेगा। ई लगातार ग्रो करेगा। ड्यूरिंग चार्जिंग कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ेगा, और बच्चा कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ेगा तो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो उन्होंने यहाँ चेक कर लिया, उन्होंने यहाँ पर प्रैक्टिकली चेक कर लिया कि यहां पर एक निडल रखी उन्होंने, मैग्नेटिक निडल में क्या आ गया? डिफ्लेक्शन आ गया। और अगर मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन आ गया, और किस बात का प्रमाण था? वो इस बात का प्रमाण था कि यहां क्या बन रहा है? बी बन रहा है। तो कुल मिलाकर के सबसे पहली बात, मैक्सवेल ने प्रैक्टिकली कंफर्म किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन से क्या बन जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। जी हाँ, फेराडे का हिसाब क्या था? फेराडे ईएमआई, बी में गड़बड़ से क्या बन जाता है? ई बन जाता है। इनका कंफर्मेशन क्या था? ई में गड़बड़ बोले तो वेरिएशन, ई में गड़बड़ से क्या बन जाता है? बी बन जाता है। ये इनका हिसाब था। और ई में वेरिएशन केवल कब है? ड्यूरिंग चार्जिंग। बच्चे, ड्यूरिंग चार्जिंग वोल्टेज लगातार बढ़ रहा है। वोल्टेज लगातार बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगातार बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार चेंज हो रहा है, तो क्या बन गया? बी बन गया। एक बात तो मैक्सवेल ने पहली बात तो कंफर्म किया, ई में गड़बड़ से क्या बन जाता है? बी बन जाता है, बी में गड़बड़ से ई बन जाता है। एक बात। दूसरी बात नोटिस करिए, चार्जिंग के दौरान यहाँ यूं करंट चल रही होगी, बिल्कुल यूं करंट चल रही होगी। यहाँ पे यहाँ पर जो रियल करंट है, जो कि चार्ज के फ्लो से, और इसको बोल दिया कंडक्शन करंट। क्या बोल दिया इसको? कंडक्शन करंट। जी हाँ, ये क्या है? आईसी बोले तो कंडक्शन करंट। ओबियसली जहां कंडक्टिंग पाथ है वहां पे करंट क्यों फ्लो हो रही है? चार्ज के फ्लो से, चार्ज के कंडक्शन से, चार्ज के फ्लो से फ्लो हो रही है। दैट इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। और बच्चों, हम सब जानते हैं कि पैरेलल प्लेट के बीच में तो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है या एयर होता है। यहाँ तो कंडक्टिंग पाथ है ही नहीं, तो हम सब जानते हैं कोई करंट फरंट नहीं है। यहाँ कोई करंट वरंट नहीं है, मगर उन्होंने एक विशेष काम के लिए यहाँ करंट मान लिया। यहाँ एक करंट मान लिया, इसका नाम दिया गया आईडी, जिसका नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट। बात कीजिए मेरे साथ, आईडी वास्तव में है कि मान लिया ये एक इमेजनरी करंट है, जो कि किसने माना है? मैक्सवेल ने माना है। अब क्यों माना? अभी 2 मिनट में आपके सामने आ जाएगा। जी हाँ बच्चों, मैक्सवेल ने क्या काम किया? एक तो उन्होंने कंफर्म किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन से क्या बन जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, उन्होंने कंफर्म किया कि ड्यूरिंग चार्जिंग जहां जहां कंडक्टिंग पाथ है वहां तो क्या फ्लो हो रहा है? आईसी। और जहां नॉन कंडक्टिंग पाथ है वहां पे आईडी मान लिया। बार बार रिपीट कर रहा हूं, आईडी होता है कि मान लिया। तो मेक श्योर, आईसी तो रियल करंट है और आईडी तो इमेजनरी करंट है। एक विशेष काम के लिए उन्होंने मान लिया। अभी आ जाएगा क्यों मान लिया। ठीक है, तो देखो, आईडी मान लिया, और आईडी कैसे बना है? आईडी बना है ड्यू टू वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। जी हाँ, आईडी बना है किससे? ड्यू टू वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जानते हैं ड्यूरिंग चार्जिंग यहाँ पे क्या था? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड था। उस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या बन गया था? मैग्नेटिक फील्ड। और हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो करंट से बनता है, तो यहाँ वास्तव में कोई करंट है नहीं। कुछ खास वजह से यहाँ पे आईडी अज्यूम कर लिया गया, मान लिया गया। और आईडी किस तरह से माना गया है? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो ध्यान दीजिए, ये भी सवाल बनता है कि आईडी क्यों है? चार्ज के फ्लो से है कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से है? मेक श्योर ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से रहेगा। एक बात अब ध्यान दीजिए, अपने एग्जाम में ये सवाल आया हुआ है नीट में।
आईसी और आईडी में कौन कम ज्यादा होता है? ध्यान दीजिए, आईसी रियल करंट है, जहां कंडक्टिंग पाथ है वहां आईसी रहेगा, जहां नॉन कंडक्टिंग पाथ है वहां आईडी रहेगा, और दोनों ठीक बराबर रहेंगे, होना भी चाहिए। यू नो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, पूरे लूप के अंदर तो हर कदम पे करंट की वैल्यू अलग होगी, सेम ही होगी, सेम होगी। तो ध्यान रखें, आईसी और आईडी ठीक बराबर होते हैं। आईसी रियल करंट है और आईडी इमेजनरी, मगर दोनों की वैल्यू ठीक बराबर रहेगी। आईडी के फॉर्मुलास की बात करूं मैं आपसे, आईडी ये देखिए, आईडी के कैलकुलेशन के फॉर्मुला ये रहा, आईडी का फॉर्मुला सी इंटू डी बाई डी टी। आईडी का एक और फॉर्मुला रहा एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी बाई टी। जरा देखिए, इन फॉर्मुलास के ऊपर अपने नीट में सवाल आए हुए हैं, साफ साफ पता लग रहा है आईडी किससे बन रहा है, देखना, ई से की वेरिएबल ई से। जी हाँ, चार्जिंग के दौरान तेरी प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी हो रहा था, इसलिए आईडी प्रकट हुआ। तो मेक श्योर आईडी इज ड्यू टू वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी मुझे आईडी का कोई न्यूमेरिकल आपको देना होगा तो दो प्रोफाइल के न्यूमेरिकल रहेंगे, कभी तो हम ये डिटेल दे देंगे, बोलेंगे आईडी लाइए, कभी हम ये डिटेल दे देंगे, बोलेंगे आईडी लाइए, तो आपको पहचानना पड़ेगा। इसमें ए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ प्लेट, यू नो पीपीसी की प्लेटों का एरिया। आप नोटिस करो बच्चों, यहां से क्या पता लग रहा है, यहां से क्या पता लग रहा है, आईडी प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब क्या हो गया, देखो इधर, ये देखो इधर, क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर मैं एरिया को आधा कर दूं, एरिया को आधा कर दूं, आईडी भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये बात तय हो गई है। इस पे भी सवाल बनता है, एरिया में तू जो करेगा क्या वो आईडी में होता जाएगा? यस, जितना एरिया लेगा, तू एरिया लेगा आधा तो आईडी आधा, तू एरिया लेगा 1/3 तो आईडी भी क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये सवाल बनते हैं नीट वगैरह के अंदर, और ध्यान दीजिए, ठीक है, ये आप कर लेंगे बच्चों। ये जो फॉर्मूला है आईडी बराबर सी इंटू डीवी बाई डी टी, इस पर भी सवाल होता है, एग्जाम में आया। ये देखिए, ये देखिए अपने एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ये देखो नीट 2019 का सवाल है, नीट 2019 का सवाल देखो क्या बोल रहा है, पीपीसी है 20 माइक्रोफेरेड का, ठीक है, ओके, चार्ज किया जा रहा है उसको 3 वोल्ट पर सेकंड। ये क्या हो गया, सी दे दिया, क्या दे दिया, सी दे दिया, और ये क्या दे दिया, डी बाई डी टी। क्या कह रहा है, कंडक्शन करंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर एंड द डिस्प्लेसमेंट। कंडक्शन करंट भी पूछ रहा है भाई साहब, देख रहे हो आप लोग, कंडक्शन करंट पूछ रहा है और डिस्प्लेसमेंट करंट पूछ रहा है। यस, आईसी भी मांग रहा है और आईडी भी मांग रहा है, और सी दे दिया, डी बाई टी दे दिया। बच्चों क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं आईडी क्या होता है, सी इंटू डी बाई डी टी। अभी फॉर्मूला बताया, सी कितना है तेरा 20 माइक्रो, ये हो जाएगा बेटा, और डी बाई डी कितना है तेरा 3, 60 माइक्रो एम्पियर। इज इट 60 माइक्रो एम्पियर? ये थोड़ा आइडिया है, तेरे फॉर्मूला से आईडी कैलकुलेट कर लिया। ये सवाल मैंने नहीं बनाया है, तेने सिंपल फॉर्मूला सी डी बाई टी लगाया, तेरा आईडी आ गया। और ये आईडी के अलावा आईसी भी पूछ रहा है, क्या यही आईसी भी होगा, क्या यही आईसी भी होगा? जी हाँ, तेने ही तो बोला है ना आईडी बराबर आईसी होते हैं। बोलो क्या आंसर होगा, बोलो बच्चा लोग, रिप्लाई करें, रिप्लाई करें जल्दी से, जल्दी से रिप्लाई करें। थैंक यू, थैंक यू, जल्दी से रिप्लाई करें। बोलो भाई क्या आंसर होगा, रिप्लाई करो जल्दी से, जल्दी बोलो भाई क्या आंसर होगा। क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा आंसर में, आ रहा है समझ में? रिप्लाई करें, रिप्लाई करें, समझ में आया है? वेरी गुड नवेली, ये आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं सिंपल फॉर्मूला। तो मैं आपसे बता रहा था बच्चों, आईडी का कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, आईडी के बारे में 2 फॉर्मूला जरूर याद रखें, इनके ऊपर न्यूमेरिकल होते हैं। जी हाँ, इनके ऊपर न्यूमेरिकल होते हैं। एरिया में तू जो करेगा वही आईडी में हो जाएगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल हो। ध्यान दें, आईडी और आईसी क्या रहेंगे, ठीक बराबर रहेंगे। तो ये था मैक्सवेल की कहानी के बारे में, मैक्सवेल के विचारों के बारे में। ये देखिए आगे मैंने क्या लिखा है, मैक्सवेल इक्वेशन। जी हाँ, मैक्सवेल ने क्या किया, उसने हमारी 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन ली। कौन सी 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये देखिए, ये क्या हो जाएगा तेरा, गॉस इन इलेक्ट्रोस्टेट्स, गॉस इन इलेक्ट्रोस्टेट। ये क्या हो जाएगा, गॉस फ्रॉम इन मैग्नेटिज्म। ये क्या हो जाएगा, फेराडे की इक्वेशन, बताया था मैंने, फेराडे की इक्वेशन, बी में चेन से ई बनेगा। और ये क्या हो जाएगा, एम्पियर की इक्वेशन, यू नो एम्पियर्स लॉ। अब ध्यान दीजिए, गॉस ने हमारी 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन को लिया और उसने एम्पियर के नियम में कमी बता दी। ये तुम्हारा एम्पियर का नियम है, एम्पियर के नियम में उसने कमी बता दी। क्या कमी बता दी, ये देखिए, एम्पियर के नियम में हम लोग बी पता करते हैं और समेशन आई में हम क्या लेते हैं, घेरा हुआ करंट लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, घेरा हुआ करंट लेते हैं। अब एक संकट हो गया, क्या, इधर देख, अगर मैं कहीं पे बीच में, अगर मैं यहां कहीं पे बीच में क्लोज पाथ मानूंगा तो हमारे हिसाब से तो यहां कोई करंट नहीं है, हमारे हिसाब से तो यहां कोई करंट नहीं होता है। तो अगर मैं एम्पियर का नियम लगाऊंगा, ये देखो, अगर मैं प्लेटों के बीच में एम्पियर का नियम लगाऊंगा तो वहां घेरा हुआ करंट 0 है, घेरा हुआ करंट 0, तो वहां बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए एम्पियर के नियम के हिसाब से। तो आई थिंक एम्पियर का नियम सब जगह बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन प्लेटों के बीच में एम्पियर के नियम के हिसाब से घेरा हुआ करंट 0 है, तो वहां एम्पियर के नियम के हिसाब से प्लेटों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। एम्पियर के नियम से 0 बन रहा है, जबकि मैक्सवेल ने प्रैक्टिकल करके देख लिया, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, वहां पे मैग्नेटिक सुई हिल रही थी, यानी वहां बी तो बन रहा था। तो एम्पियर का नियम बोल रहा है कि वहां बी नहीं बनेगा, बी 0 है। और मैक्सवेल क्या बोल रहा है कि तेरी ऐसी की तैसी देख, सुई हिल रही है, यानी बी तो बन रहा है। तो मुझे लगता है प्लेटों के बीच में जाके एम्पियर का नियम फ्लोप हो गया, खराब हो गया। तो एम्पियर का नियम में वहां कमी रह गई। तो फिर मैक्सवेल ने एम्पियर के नियम में सुधार करने के लिए, जी हाँ,
मैक्सवेल ने एम्पियर के नियम में सुधार करने के लिए क्या मान लिया? आईडी मान लिया। क्या उसने बोला कि यार ये आपका नियम ऐसा नहीं, ऐसा करो, म्यू नॉट समेशन आईसी प्लस आईडी। क्यों? क्योंकि जब तू कंडक्टिंग पाथ में काम करेगा, कंडक्टिंग पाथ में, तो वहां आईडी नहीं होगा, तो आईसी से काम चला लेना। और अगर तू प्लेटों के बीच में काम करेगा तो वहां आईसी नहीं होगा, तो किससे काम चला लेना? आईडी से काम चला लेना। तो इसका मतलब इसको क्या बोले हम लोग? एम्पियर्स लॉ या मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ? जी हाँ, इसको बोला जाएगा मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। जी हाँ बच्चों, ध्यान दीजिए। तो अगर पूछा जाए कि हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने आईडी का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। और क्यों लॉन्च किया? टाइम पास के लिए लॉन्च नहीं किया, बोले कुछ भी बोल दिया। यस, आईडी क्यों लॉन्च किया गया बताइए? एम्पियर के नियम में जो थोड़ी सी कमी रह गई थी, एम्पियर के नियम में जो थोड़ी सी गलती रह गई थी, उस गलती को सुधारने के लिए, एम्पियर्स के नियम में सुधार करने के लिए उसने क्या अज्यूम किया? आईडी अज्यूम किया। बात पक्की हो गई है? आईडी क्यों अज्यूम किया गया? एम्पियर के नियम में सुधार करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए आईडी को अज्यूम किया गया। देखो मैंने लिख के दिया, आईडी वाज अज्यूम्ड टू मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। जी हाँ, आईडी वाज अज्यूम्ड टू मॉडिफाई एम्पियर्स लॉ। एक बात, ये जो चारों इक्वेशन है, मैक्सवेल ने हमारी 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन ली। कौन सी 4 इक्वेशन में? 2 इक्वेशन तो बी की है और 2 इक्वेशन ई की है। बच्चों, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में 4 इक्वेशन को उठाया। इन चारों इक्वेशन पे उन्होंने बहुत सारा मैथ्स किया, इधर उधर गुणा भाग इंटीग्रेशन खूब सारा किया। इन चारों इक्वेशन पे उसने बहुत सारा मैथ्स किया, और मैथ्स करके उसने मैथमेटिकली प्रूव किया, प्रैक्टिकली नहीं, मैथमेटिकली प्रूव किया कि ई में गड़बड़ से बी बनता है, बी में गड़बड़ से ई बनता है। एक बात। दूसरी बात, उसने मैथमेटिकली पाया कि ई का वेरिएशन और जो बी का वेरिएशन था ना, वो रेस्ट में नहीं था, बल्कि वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा था। ई का वेरिएशन और बी का वेरिएशन रेस्ट में नहीं था, बल्कि वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा था। तो उसने कहा यार ये तो एक अजीब सी चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, और ये पूरा वेरिएशन ऑफ ई और बी है वो रुका हुआ नहीं है, बल्कि वो क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है, वो भी स्पीड ऑफ लाइट से। तो उसने कहा यार दुनिया में कोई नई चीज होनी चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव क्यों बोला पता लगा आपको? वेव की बात कब होती है? आप देखिए, वेव पढ़ते हो ना, वेव चैप्टर, वेव की बात कब होती है? वेव बोले तो डिस्टर्बेंस, वेव बोले तो वेरिएशन, वेव बोले तो चेंजेस, वेव बोले तो फ्लक्चुएशन, वेव बोले तो डिस्टर्बेंस, वेव बोले तो फ्लक्चुएशन, वेव बोले तो चेंजेस, वेव बोले तो वेरिएशन। तो जब भी कोई चीज में फ्लक्चुएशन, वेरिएशन, चेंजेस होते हैं, क्या हम वेव की बात करते हैं? यस। तो उसने क्या पाया गणित करके? मैथ्स में क्या पाया? ई में वेरिएशन था, बी में वेरिएशन था, और ई और बी का जो वेरिएशन था वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा था। तो उसने कहा ये तो एक अजीब सी चीज है। तो उन्होंने बोला कि यार दुनिया में कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम की कोई चिड़िया, कोई चीज होनी चाहिए। जी हाँ। तो इसका मतलब क्या रहा? मैक्सवेल ने मैथमेटिकली ईएमडब्ल्यू का कॉन्सेप्ट दिया। मैथमेटिकल आइडिया ऑफ ईएमडब्ल्यू किसने लॉन्च किया? मैक्सवेल ने। ये बड़ी अच्छी बात है, सवाल बनता है इस पे। मैक्सवेल लॉन्च्ड मैथमेटिकल आइडिया ऑफ ईएमडब्ल्यू। ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि ईएमडब्ल्यू का मैथमेटिकल विचार, मैथमेटिकल थॉट, मैथमेटिकल आइडिया किसने दिया है? वो दिया है मैक्सवेल ने। तो ये सारी कहानी थी मैक्सवेल के बारे में। मैक्सवेल ने मैथमेटिकल आइडिया दिया, मैक्सवेल ने मैथमेटिकल आइडिया दिया, लेकिन प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन, डेमो बाय हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। जी हां, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। तो बहुत अलर्ट रहे आप लोग, सवालों पे ध्यान दें। यस, ध्यान दें बच्चों। अगर मुझे पूछा जाए ईएमडब्ल्यू का मैथमेटिकल आइडिया किसने दिया? मैक्सवेल ने। ईएमडब्ल्यू का सबसे पहली बार प्रैक्टिकली डेमो किसने दिया? हर्ट्ज ने। अलर्ट रहे। मैथमेटिकल आइडिया बाय मैक्सवेल। फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन किसने दिया है? हर्ट्ज ने दिया है। कंफर्टेबल है? ये था मैक्सवेल के सारी कहानी के बारे में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया पंकज यादव। ठीक है, चलिए, तो ये था मैक्सवेल के बारे में। तो मैक्सवेल ने सबसे पहले मैथमेटिकल आइडिया दिया, और हर्ट्ज ने प्रैक्टिकली ईएमडब्ल्यू को प्रोड्यूस भी करके बताया, और उसको ट्रांसमिट भी किया, और थोड़ी दूरी पर उसको डिटेक्ट भी किया, रिसीव भी किया। जी हाँ, प्रैक्टिकल डेमो किसने दिया? ईएमडब्ल्यू ने। तो बच्चों, ये था ईएमडब्ल्यू का बेसिक जानकारी। अब आते हैं ईएमडब्ल्यू के डिटेल में। ये देखिए, ईएमडब्ल्यू वास्तव में क्या है? दिमाग में आता ना ईएमडब्ल्यू चिल्ला रहे हो भाई, क्या है ईएमडब्ल्यू? ईएमडब्ल्यू में बच्चों क्या होता है ना, यूं समझिए, दो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड साइन वेव के हिसाब से चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी साइन वेव के हिसाब से चेंज हो रहा है। और सबसे मजे की बात, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये देखो मैंने लिख के दिखाया हुआ है, ये देखिए क्या लिखा है। ये देखिए, मान लीजिए वेव जा रही है एक्स डायरेक्शन में, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड है जेड डायरेक्शन। आराम से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन डायरेक्शन में है? वाई में। मैग्नेटिक फील्ड कौन डायरेक्शन में है? जेड में। और वेव कहां जा रही है? एक्स में। यानी क्या सीखा? ईएमडब्ल्यू में
इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। आइए, ये मैंने सिंबॉलिक बताया। ये रहा तेरा ईएमडब्ल्यू का फोटो। यस, ये देख क्या हो गया, ये जो ब्लू पोर्शन है ये किसको दिखा रहा है, ई को। जो ब्लू, ये जो है रेडिश पोर्शन है किसको दिखा रहा है, बी को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, बी को। और देख वेव कहां जा रही है, आराम से देखो। ये ब्लू पोर्शन बोर्ड के प्लेन में देखो प्योर साइन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वाई डायरेक्शन में वेरी हो रहा है साइनसोइडली। अब ये जो रेडिश पोर्शन है जो है रेडिश पोर्शन, इसको आप क्या करें, बोर्ड के प्लेन में नहीं, बोर्ड की गहराई में देखें। बोर्ड के प्लेन में नहीं, बोर्ड की हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखें। देखो इसको, क्या यूं चल रहा है, यूं टेढ़ा मेढ़ा की प्योर साइन है। ये देखो इसको बोर्ड की गहराई में देखो, ये प्योर साइनसोइडल चेंज हो रहा है बी का। तो आप आराम से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड साइनसोइडली चेंज हो रहा है वाई डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड साइनसोइडली चेंज हो रहा है जेड डायरेक्शन में, और वेव जा रही है कहां पर, एक्स डायरेक्शन में। इस वाले फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आइए अब मैं इसके बारे में जो वेरियस फिजिकल पैरामीटर उन पे आता हूं। ईएमडब्ल्यू बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं अगर इसके हिसाब से बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन लिख दी, मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन लिख दी। नोटिस करिए, आप जानते हैं, आप लोगों ने वेव वाला चैप्टर पढ़ते हैं, वहां पर आपको वेव की इक्वेशन लिखाना सिखाते हैं ना। तो ध्यान दीजिए, मेरी वेव में दो मेंबर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में तो यहाँ वाई लिख दिया, मैग्नेटिक फील्ड जेड में तो जेड लिख दिया। ईपी और बीपी किसको शो करें, पीक वैल्यू को, यू नो पीक, पी बोले तो पीक वैल्यू। ईपी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू, बीपी, पी बोले तो पीक, बीपी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू। ये इक्वेशन हो जाएगा। आप जानते हैं के किसको शो करता है, यू नो प्रोपेगेशन कांस्टेंट। के किसको शो करता है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट या वेव नंबर। और के बराबर क्या होता है, 2π/λ। के बराबर 2π/λ। ये तेरा ओमेगा हो गया, ओमेगा 2πf होता है तेरा, वो हो जाएगा। मुझे बता इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे हैं, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल है, और दोनों टाइम के साथ भी चेंज हो रहे हैं, पोजीशन के साथ भी चेंज हो रहे हैं। ये भी सवाल बनता है। ईएमडब्ल्यू में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेरिएबल हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में पोजीशन के साथ भी वेरी कर रहा है और टाइम के साथ भी वेरी कर रहा है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों के साथ वेरी कर रहा है, एक बात। दूसरी बात, आप जानते हैं अगर यहाँ प्लस आता बीच में तो वेव -x में जाती, और यहाँ माइनस आया तो बीच में वेव +x में। समझते हैं आप लोग, यहाँ बीच में प्लस आता तो वेव -x में जाती, और बेटे यहाँ माइनस आता तो वेव +x में जा रही, एक बात। दूसरी बात नोटिस किया क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फेज एंगल है वही फेज एंगल किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फेज एकदम सेम है, तो ई और बी का फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। जी हाँ, फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। ध्यान रखना, ई और बी का फेज डिफरेंस कितना है, 0 है। एक्चुअली ई और बी आपस में परपेंडिकुलर है ना, तो कई बार बच्चे लोग फेज डिफरेंस 90 बोल देते हैं। ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फेज सेम है, देख लो आराम से, दोनों का फेज एकदम सेम है। यस, दोनों की इक्वेशन में बस यहाँ ई की पीक वैल्यू है, यहाँ बी की पीक वैल्यू है, बाकी इक्वेशन में कहीं कोई फर्क नहीं है, तो दोनों का फेज एकदम सेम है। और फेज एकदम सेम है तो ध्यान रखना ई और बी का फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 रहेगा। ठीक है, आइए बच्चों, ये ईएमडब्ल्यू है तो ये कहाँ चलेंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपने सुना होगा मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है, मगर ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये वैक्यूम में भी चल जाएंगे और ये मीडियम में भी चल जाएंगे। हाँ, वैक्यूम में चलेंगे किससे, सी से। वैक्यूम में किससे चलेंगे बेटा, सी से। और मीडियम में किससे चलेंगे, स्पीड वी से। और आप तो जानते हैं वी लेस देन सी। जी हाँ, वी लेस देन सी, यानी कि ईएमडब्ल्यू वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से यानी कि सी से चलते हैं, और अगर ये मीडियम में जाएंगे तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीडियम में इसका स्पीड कम हो जाएगा। बच्चों, अगर कभी मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दे दूंगा तो आप इक्वेशन में से क्या उठा लेना, टाइम का कोफिशिएंट ओमेगा उठा लेना, पोजीशन का कोफिशिएंट के उठा लेना, और अगर आप ओमेगा बाय के करेंगे तो क्या मिल जाएगा, स्पीड। जी हाँ, आप इस फॉर्मूला से अपनी ईएमडब्ल्यू की स्पीड ला सकते हैं। स्पीड का सामान्य फॉर्मूला ओमेगा बाय के। ओमेगा और के कहां से आएगा, मैं इक्वेशन दे दूंगा, ओमेगा उठा लेना, के उठा लेना, वी बराबर ओमेगा बाय के, यहां से अपने को आ जाएगा। क्लियर है, ये था ईएमडब्ल्यू का बेसिक। इक्वेशन पहचान लीजिए, सेम फेज पहचान लीजिए, पीक वैल्यू ये रही है, वैक्यूम में भी चलते हैं, मीडियम में भी चलते हैं, और ओमेगा और के उठा के क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। आइए, मैं इस ईएमडब्ल्यू के बारे में आपसे तरह तरह की बातें करना चाहूंगा। आइए, 5-6 पॉइंट पे मुझे बातें करनी है। सबसे पहले बात करना चाहूंगा किसके बारे में, यस, स्पीड। जी हाँ, आपको ईएमडब्ल्यू का कभी भी स्पीड निकालना हो, ईएमडब्ल्यू में क्या है, दो है ना, ई और बी। सिंपल, ई और बी का रेशियो क्या देगा, स्पीड। ई और बी का रेशियो क्या देगा बेटा, स्पीड। बस ध्यान रखना, ई और बी दोनों मीडियम के हैं तो स्पीड भी मीडियम की आएगी। ई और बी दोनों वैक्यूम के हैं तो स्पीड भी वैक्यूम की आएगी। ई वैक्यूम और बी वैक्यूम, ध्यान रखना। यस, ई और बी दोनों मीडियम तो स्पीड भी मीडियम की आएगी, और दोनों वैक्यूम के हैं तो स्पीड भी वैक्यूम की आएगी। और आप तो जानते हैं वी लेस देन क्या रहेगा, सी रहेगा, एक बात। इसके अलावा आप जानते हैं किसी भी मीडियम में जो स्पीड ऑफ ईएमडब्ल्यू रहेगी वो क्या होगी, वी बराबर 1/√μ एप्सिलॉन। म्यू क्या है, मीडियम की परमेबिलिटी।
अपसाइलिन क्या है, मीडियम की परमिटिविटी। अगर हम स्पीड वैक्यूम में बात करते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, सब समझते हैं, छोटे छोटे फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप ऑप्टिक्स वगैरह में पढ़ते हैं, क्लियर है। फिर सुन लीजिए, आपका ईएमडब्ल्यू वैक्यूम में भी चलेगा, मीडियम में भी चलेगा। आपको मीडियम में स्पीड निकालनी तो क्या होगा, ई और बी का रेशियो लाइए, बस आपको क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा। ई और बी का रेशियो लाए तो स्पीड मिल जाएगा, वैक्यूम में तो वैक्यूम का स्पीड और मीडियम में तो मीडियम का स्पीड मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग ये फॉर्मूला भी जानते हैं, बड़े कॉमन फॉर्मूला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मैं एन से दिखाऊं, एन क्या होता है, सी बाई वी। जी हाँ, ईएमडब्ल्यू का स्पीड इन वैक्यूम अपॉन ईएमडब्ल्यू का स्पीड इन मीडियम, सी बाई वी क्या देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है उस मीडियम का। तो बताइए सी बाई वी, अगर मैं यहां से सी बाई वी सोल्व करूं कितना आएगा, रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आएगा। बच्चों जनरली म्यू आर, दुनिया के अधिकतर मीडियम का जनरली म्यू आर कितना होता है, 1 के आसपास होता है। तो अगर म्यू आर नहीं दिया जाएगा ना सवाल में, तो मैं म्यू आर का वेट नहीं करूंगा, सिंपल फॉर्मूला क्या रह जाएगा, रूट ऑफ अपसाइलिन आर। जी हाँ, म्यू आर का वेट नहीं करूंगा, सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अपसाइलिन आर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो अगर म्यू आर दोगे तो ये फॉर्मूला है, म्यू आर नहीं दोगे तो सीधा फॉर्मूला ये हो जाएगा, क्योंकि जनरली दुनिया के अधिकतर मीडियम का म्यू आर 1 के आसपास चलता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इनको आपको यूज करना आना चाहिए। ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है ये वाला, इसके बारे में नीट में कई बार सवाल आ चुके हैं, एक दो नहीं, कई बार सवाल आ चुके हैं। किस तरह के सवाल आए देखते हैं। देखिए नीट 2017 का सवाल देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है, ईएम वेव, फ्री स्पेस, रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, कह रहा है पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या। अच्छा, इस पे सवालों का प्रोफाइल क्या होगा बच्चों, ध्यान रखना। कई बार मैं क्या करूंगा, ई और बी में से एक चीज आपको दे दूंगा, दूसरा पूछूंगा, या तो ई दे करके बी पूछूंगा या बी दे करके ई पूछूंगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ई बाई बी बराबर स्पीड। अगर स्पीड के बारे में जानकारी न लगे कि मामला ये वैक्यूम का है कि मीडियम का, अगर पता न लगे तो स्पीड के नाम पे सी लगा देना। तो अगर स्पीड की जानकारी करने का मौका मिले तो कहीं से सवाल से स्पीड ढूंढ के लाना, और जो स्पीड आएगी उसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगर स्पीड की जानकारी न मिल पाए किसी भी तरह से, तो फिर वैक्यूम मान के सी लगा देना, वरना तो स्पीड खोज के लाना पड़ेगा। तो ध्यान दें, ई दे करके बी बनाओ या बी दे करके ई बनाओ, इस तरह के कई सवाल आ चुके हैं। सवाल को पहचानिए, ई आरएमएस हो गया कितना, 6, पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मांग रहा है। देखो आप चालाकी देखो, इस सवाल में कहीं भी नहीं बोला है कि वेवफॉर्म कहां चल रही है, मीडियम में कि वैक्यूम में। तो कोई बात नहीं, अपन फिर वैक्यूम मानेंगे, और वैक्यूम माने तो आ जाओ, सी बराबर क्या हो जाएगा बेटे, ई बाई बी हो जाएगा। अब ई बाई बी हो जाएगा तो ध्यान रखना, अगर ये ई आरएमएस तो फिर ये भी क्या होगा, बी आरएमएस होगा, और अगर ये ई पीक है तो ये भी क्या होगा, बी पीक होगा। ध्यान रखना, या तो दोनों आरएमएस या फिर दोनों क्या होने चाहिए, पीक होने चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ, सी कितना है तेरा, क्या चाहिए तेरे को, बी की पीक वैल्यू बी चाहिए। सुनो, पीक वैल्यू बी चाहिए तो भाई साहब यहां से बीपी चाहिए तेरे को, बीपी क्या हो गया तेरा, ईपी अपॉन सी हो गया, ईपी कितना है तेरा, बता क्या लिखेगा, 6 या 6√2। बाबू समझो इशारे, मंजिल पुकारे। ई की आरएमएस वैल्यू 6 है भाई साहब, ई की आरएमएस वैल्यू 6 है, मुझे आरएमएस नहीं चाहिए, मुझे पीक चाहिए। तो पीक क्या होगा, क्या 6√2, और सी तो आप जानते हैं कितना होता है, 3 × 10⁸ होता है, ये हो गया। तो क्या बच रहा है तेरे को, 2√2 10⁻⁸ ये बचेगा। √2 1.4 होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 2.8 10⁻⁸। क्या टेस्ला, 2.8 10⁻⁸। भाइयों जरा देखना क्या आंसर आएगा, क्या पहला ऑप्शन ठीक है, अंकुर भाई रिप्लाई करो, पहला ऑप्शन ठीक है। 2017 का सवाल क्या दे रहा है, ई दे करके बी मांग रहा है, बस चालाकी मार रहा है। ई दे रहा है आरएमएस और बी मांग रहा है पीक, तो हम तो समझते हैं ना, ई आरएमएस से क्या बना दिया, ई पीक बना दिया, ई पीक दिया, बी पीक पूछ दिया, खट से सी लगा, आंसर आ जाएगा। बोलो, कर सकते हैं बच्चा लोग, कर सकते हैं। अभी 2024 में क्वेश्चन था, नीट में 2024 में क्वेश्चन था कि बी बाई ई क्या होता है, बोल क्या होगा, क्या 1/c, ई बाई बी सी होता है, अभी 2024 में पूछा बी बाई ई क्या होगा, क्या 1/c हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं है। ये एक अलग क्वेश्चन है नीट में भी 2024 में, कर सकते हैं। ई बाई बी सी है तो बी बाई ई क्या हो जाएगा, अरे अंकुर सुनता जा भाई, सुनता जा। चलिए, ये हो जाएगा। क्या बोल रहा है ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन ये दिया हुआ है, बच्चों ध्यान दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है, पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या होगा। पहले तो पहचानिए, ये वेवफॉर्म देखिए जरा इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्या लिखा है, 5x प्लस दिस वन, x और ये t यहाँ बीच में प्लस है, तो बता वेव कहां जा रही है, वेव मूविंग इन कौन सी डायरेक्शन, क्या -x डायरेक्शन। बोलो, सबसे पहली बात तो वेव कहां जा रही है, -x में जा रही है, प्लस है ना बीच में, तो वेव कहां जा रही है, -x में जा रही है, एक बात।
दूसरी बात तू देख ई कहाँ है जेड में, ई कहाँ है जेड में। अब समझना, वेव जा रही है एक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड है जेड में, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होना पड़ेगा, क्या वाई में होना पड़ेगा, यस। यानी क्या रहा, ई कौन सी डायरेक्शन में है, वो है जेड में, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होना पड़ेगा, बोलो भाई, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है जेड में, हाँ तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होना पड़ेगा, क्या वाई डायरेक्शन में। क्योंकि बच्चा लोग आप जानते हैं ना ई और बी और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अगर हम मोटा मोटा बात करें, वेव जा रही है एक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड है जेड में, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां बचेगा, वाई डायरेक्शन में। तो इतना तो गारंटी है कि मैग्नेटिक फील्ड कहां है, वाई डायरेक्शन में। तो बी वाई वाला कोई ऑप्शन होगा, बी एक्स नहीं हो पाएगा, बी जेड नहीं हो पाएगा, गारंटी कि बी वाई वाला ऑप्शन होगा। अब बी वाई वाले ऑप्शन में अपन चेक कर लेते हैं, आओ चेक करते हैं। आई थिंक आप देखिए, ये जो अंदर का हिसाब है ये वाला, ये तो दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि अभी आपने कहा था ई और बी का फेज सेम होता है, ई और बी का फेज एकदम सेम होता है। तो बच्चे अगर दोनों का फेज एकदम सेम है, दोनों का फेज एकदम सेम है, तो ये जो ईपी और बीपी का फर्क, ये बाकी तो सब सेम रहेगा। तो यहाँ है cos 5x प्लस ये, क्या ये तो सब में एकदम सेम आने वाला है, यस ये तो एकदम सेम आएगा। बस मुद्दा है कि हमें क्या करना है, ईपी बीपी करना है। जरा देखना, यहां से अगर मैं स्पीड निकालूं, स्पीड क्या हो रहा है, ओमेगा बाय के, ओमेगा कितना है तेरा 1.5, ओमेगा कितना हो रहा है तेरा 1.5 इंटू 10⁻⁹, और के कितना तेरा 5। तू देख आराम से, ये कितना हो गया 3 इंटू 10⁻⁸। बोल क्या स्पीड आ गई, मुझे लगता है स्पीड सी के बराबर आ गई, और स्पीड सी के बराबर आ गई है तो ऑब्वियसली स्पीड अगर सी के बराबर आ गई है तो ऑब्वियसली आप समझिए, अंकुर भाई साहब, अगर यहाँ प्लस लिखा होता है तो वेव जाती है माइनस में, और यहाँ माइनस लिखा होता है तो वेव जाती है प्लस में। अंकुर भाई, अबे कुछ वेव वगैरह चैप्टर पढ़े हो तुम लोग, हाँ सुनो, इस इक्वेशन में अगर यहाँ प्लस लिखा तो वेव जाती है माइनस में, और यहाँ माइनस लिखा तो वेव जाती है प्लस में। मेरे यहाँ प्लस लिखा तो वेव कहाँ जा रही है, माइनस में जा रही है, ठीक है। चलिए, तो v बराबर ओमेगा बाय के ये हो गया। तो बोल क्या वेव वैक्यूम में चल रही है, वेव वैक्यूम में चल रही है, मुझे पता लग गया। अब तुझे क्या चाहिए, तेरे को ईपी कितना है 60, तुझे बीपी चाहिए, आ जा, सी बराबर ईपी बाय बीपी। क्या लाना है तुझे, बीपी, तो बीपी क्या होगा भाई साहब, ईपी अपॉन सी। ईपी कितना है तेरा 60, और सी कितना है तेरा 3 इंटू 10⁻⁸। चेक कर, 20 इंटू 10⁻⁸, ये आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁸, क्या बोलूं 2 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला, ये हो जाएगा। देख पहला ऑप्शन एकदम सही है, क्या पहला ऑप्शन, वेरी गुड पंकज, वेरी गुड पंकज। देखो पहली बात, बी वाई डायरेक्शन में होगा तो सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, उसमें भी अपन ने क्या निकाला, बी का पीक वैल्यू ये आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा, बी का पीक वैल्यू ये आ रहा है, आंसर हो गया। इतने आसानी से हम लोग काम कर सकते हैं। देखा, ई दे करके बी बनाओ, बी दे करके ई बनाओ, इस तरह से काम करेंगे। वेरी गुड, शाबाश, आगे बढ़े। ये देखिए हम क्या बोल रहे हैं, ये देखो ये क्या बोल रहे हैं, ई बराबर 2.5 कोस, ये सब दिया हुआ है, और हमसे कह रहा है कि बताइए इक्वेशन ऑफ बी क्या होगी। ये देखो बहुत अच्छा सवाल, इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। सबसे पहली बात, यस अंकुर भाई आप बताओ ये वेव कहाँ जा रही है, देखो जरा बीच में प्लस आया ना, अंकुर भाई बीच में प्लस आया हुआ है, तो वेव कहाँ जा रही है, प्लस में कि माइनस एक्स में, वेव जा रही है माइनस एक्स में। एक बात, दूसरी बात, आपने ई का इक्वेशन दिया, बी का इक्वेशन मांग रहे हैं, आपको ध्यान है ना, ये कोस और ये सब तो सेम ही रहने वाला है, बस मेन चीज क्या है, यहाँ ईपी लिखा है, उसके लिए मुझे क्या करना है, बीपी लाना है। ईपी दिया हुआ है, मुझे बीपी लाना है, बीपी आते मैं इक्वेशन सजा दूंगा। लेकिन अब ध्यान रखें, ईपी और बीपी का हिसाब लगाने के लिए सी लगाना कोई कंपलसरी नहीं है। स्पीड निकाल के देखो, यस इधर देखो आराम से, स्पीड स्पीड क्या होगी भाई साहब, v बराबर ओमेगा बाय के। स्पीड निकालो, ओमेगा कितना है, ओमेगा ये देख क्या आ रहा है, 2 इंटू 10⁻⁸ आ रहा है। ये तेरी वेव की स्पीड आई है ओमेगा बाय के, सॉरी देख ये कितना आ रहा है, बोल ये सी है कि लेस देन सी है, ये लेस देन सी है, और ये लेस देन सी है। ये स्पीड क्या आ गई बॉस, लेस देन सी। तो बोल तेरी वेव कहाँ चल रही है, वैक्यूम में कि मीडियम में, मीडियम में चल रही है। जी हाँ, देखा स्पीड निकाल के देखी मैंने, स्पीड निकाल के देखी, और आज स्पीड सी के बराबर नहीं आई है। तो जो भी स्पीड आई है, पिछले सवाल में स्पीड सी के बराबर ही आ गई थी, इस बार स्पीड जो भी आई है मैं उसी को ई बाई बी में इस्तेमाल करूंगा। तो बाजा स्पीड बराबर क्या लिखेगा, ईपी अपॉन बीपी। तुझे क्या चाहिए, बीपी, तो देख बीपी क्या लिख रहा हूं, ईपी अपॉन वी। ईपी कितना तेरा 2.5, और वी को मैं क्या लिख रहा हूं, जो मुझे मिला वो लिखना पड़ेगा। क्या मिला था, 2 इंटू 10⁻⁸, ये मिला है। ये कितना हो गया 1.25 10⁻⁸ टेस्ला, ये हो जाएगा 1.25 10⁻⁸ टेस्ला, ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा तो अपन चाहें तो इसको क्या लिखें, और अच्छा क्या इसको लिखें 12.5 नैनो टेस्ला, नैनो 10⁻⁹,
10⁻⁹ को क्या बोलते हैं, नैनो। ये हो गया तेरा बीपी। अब बीपी तैयार है, तो बस करना क्या है, ई की इक्वेशन में ईपी होता है और बी की इक्वेशन में बीपी होता है, बाकी तो सेम रहेगा। तो बस आओ बच्चों, बी की इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, देखना 12.5 नैनो टेस्ला, ये तो क्या तेरा बीपी, और साथ में पूरा एच डी चेप दूंगा, पूरा क्या कॉस जो भी है तेरा 2π10⁻⁶t प्लस पाई इंटू 10⁻⁻2x। बोलो लिख दूं मैं ऐसा, ये क्या हो गया, बी का इक्वेशन हो गया। मेन चीज आपको क्या देखना है, ई की इक्वेशन में ईपी था, बी की इक्वेशन में क्या आ गया, बीपी आ जाएगा, बिल्कुल उससे, है ना। वेरी गुड, कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन, इस सवाल में क्या सीखने को मिला, ई बाई बी के नाम पे हमेशा सी नहीं लगाना है, ई बाई बी के नाम पे हमेशा सी नहीं लगाना है, फंस जाओगे। अगर डेटा अवेलेबल है तो स्पीड बना के देखो, और स्पीड जो आएगी वो इस्तेमाल करना है। हाँ, स्पीड नहीं बना पा रहे हो, डेटा नहीं दिएगा तो फिर चुपचाप सी लगा दो, वरना तो बना के देखना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, हम पढ़ रहे हैं ईएमडब्ल्यू के बारे में। ईएमडब्ल्यू जो होता है बच्चा, वो ईएमडब्ल्यू जो होता है वो मोमेंटम भी कैरी करता है और वो एनर्जी भी कैरी करता है। हाँ बच्चों, ईएमडब्ल्यू आप पढ़ रहे हैं, वो मोमेंटम भी कैरी करता है और एनर्जी भी कैरी करता है। ध्यान रखना, ईएमडब्ल्यू में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का रोल बराबर है। तो एक बात तो पक्की कर लो, ईएमडब्ल्यू के बाद जो भी है, ईएमडब्ल्यू के बाद जो भी असेट्स हैं वो सब दोनों किसके हैं, आधे आधे हैं। यस, ईएमडब्ल्यू के पास जो भी असेट्स हैं, यू नो, किसी के पास, किसी आदमी के पास मान लो 2 बच्चे हैं, तो उस आदमी का सारा माल, यू नो, माल, किसी आदमी के 2 बच्चे तो उसका सारा माल किसी एक को मिलेगा कि बटेगा, बटेगा कैसे बटेगा, कम ज्यादा कि आधा आधा, आधा आधा। तो ईएमडब्ल्यू के पास 2 हैं, 2 मेंबर ईएमडब्ल्यू में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। हमेशा के लिए याद कर लीजिए, ईएमडब्ल्यू के पास जो कुछ भी है, एनर्जी है, एनर्जी डेंसिटी है, इंटेंसिटी है, सब कुछ दोनों में ठीक आधा आधा बटेगा, ठीक आधा आधा होता है। ठीक है, आइए देखो मैं क्या लिख रहा हूं, एनर्जी डेंसिटी, ईएमडब्ल्यू की एनर्जी डेंसिटी को मैं किसे दिखा रहा हूं, यू से दिखा रहा हूं। किसे दिखा रहा हूं बेटे, यू से दिखा रहा हूं, यू। आइए, एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, इज इट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या लिख दिया, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी प्लस मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी। तो देखो बच्चा, यू इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी आप क्या लिखते थे, याद है आपको, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। मैं यहाँ एप्सिलॉन लिख रहा हूँ मीडियम मानते हुए, अगर आपके सवाल में वैक्यूम होगा तो आप क्या लिख देना, एप्सिलॉन नॉट। मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी क्या लिखते हैं, b²/2 म्यू नॉट। मुझे बताइए कि कौन ज्यादा होगा, यू ही ज्यादा होगा कि यू भी ज्यादा होगा कि बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों ठीक बराबर होंगे, और दोनों बराबर हैं। तो अगर ये दोनों फिगर बराबर हैं तो किसी एक को डबल करके लिख सकते हैं, यस, किसी एक को डबल करके लिखा जा सकता है। तो जरा सोचो, इसी को डबल करके लिख दूं या इसको डबल करके लिख दूं। ये सारे फॉर्मूला किसके हैं, एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूला हैं। किसके फॉर्मूला बेटे, एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूला है। ध्यान देना, इसमें ई और बी जो भी आप लिख रहे हैं कौन सी वैल्यूज हैं, ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये सब कौन सी वैल्यू बेटा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ध्यान रखना। तो क्या रहा, एनर्जी डेंसिटी क्या हो गया, ईएमडब्ल्यू में एनर्जी होती है और एनर्जी ई और बी के पास आधी आधी होती है। ईएमडब्ल्यू के पास 100 जूल एनर्जी है, दोनों के पास 50-50। ईएमडब्ल्यू के पास 20 जूल एनर्जी है, दोनों के पास 10-10। जी हाँ, रट लो, याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा गया है। जो कुछ भी है ईएमडब्ल्यू की, जो भी एनर्जी है, एनर्जी डेंसिटी है, इंटेंसिटी, जो कुछ भी ईएमडब्ल्यू के पास है वो सब दोनों का आधा आधा है। ठीक है, ओके। तो नोटिस करें, ईएमडब्ल्यू की एनर्जी डेंसिटी क्या होगी बेटे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये क्या हो गया, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट। ये इसका एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन दोनों बराबर हैं, तो फिर क्या किया, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूला है। एक शब्द चलता है मीन एनर्जी डेंसिटी, मीन मतलब एवरेज, मीन, यू नो, एनर्जी डेंसिटी पढ़ाना। तो अगर एनर्जी डेंसिटी का एक साइकिल का एवरेज निकाल दें, एनर्जी डेंसिटी का एक साइकिल का एवरेज निकाल दें, तो उसको क्या बोलेंगे, मीन एनर्जी डेंसिटी या एवरेज एनर्जी डेंसिटी। तो देखो क्या लिखा, यू बार क्या हो गया, यू का एवरेज फॉर 1 साइकिल। ये जो एंगुलर ब्रैकेट किसको शो करते हैं, एवरेज को। देखो यू बार क्या हो गया बेटे, यू का एवरेज फॉर 1 साइकिल। हाँ बच्चों, एनर्जी डेंसिटी का एक साइकिल का एवरेज निकाल लेंगे तो उसे क्या मिल जाएगा, मीन एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगा। तो अगर मैं ये करता हूं आपके लिए तो मुझे फॉर्मूला ये मिलते हैं। सजेशन इस फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए। इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं, जेई में खूब क्वेश्चन आ चुके हैं इसके बारे में, नीट में भी खूब क्वेश्चन आ चुके हैं इसके बारे में। जी हाँ, अक्सर। और आप नोटिस करिए, मीन एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूला में मुझे आपको ई और बी जो लिखा है कौन से वैल्यू है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है कि पीक वैल्यू है। यस यस बॉस, ई और बी इंस्टेंटेनियस की पीक वैल्यू है। रिप्लाई करो भाई जल्दी से। मीन एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूला में ई और बी जो है वो कौन से वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है कि पीक वैल्यूज है। रिप्लाई करें जल्दी से, मुझे सुनना है। इंस्टेंटेनियस की पीक वैल्यू है, चेक द डिफरेंस।
एनर्जी डेंसिटी में ई और बी कौन सी वैल्यूज थे? इंस्टेंटेनियस वैल्यू थे। लेकिन तू जो मीन एनर्जी डेंसिटी गिन रहा है इसमें ई और बी जो भी हो कौन से हैं? पीक वैल्यू हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको कभी इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू दे दूंगा, कभी मैं मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू दे दूंगा, बोलूंगा मीन एनर्जी डेंसिटी लाइए, तो आप फॉर्मूला गिन देना बस। मीडियम ना हो तो आप क्या करना है? एप्सिलॉन नोट लगा देना। क्या हमें एप्सिलॉन नोट का वैल्यू याद है? 8.85 10⁻⁻12। मीडियम ना हो तो यहाँ म्यू नोट लगा देना। वेरी गुड शाहिद, वेरी गुड आलम, बहुत बढ़िया, पीक वैल्यू है, बिल्कुल सही है। म्यू नोट की वैल्यू आप जानते हैं ना, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। म्यू नोट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, ये हो जाएगा। तो यहाँ ई और बी कौन से वैल्यू हैं? पीक वैल्यू हैं। जबकि इसमें कौन सा है? अक्सर जो न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है वो मीन एनर्जी डेंसिटी का ही आता है, क्योंकि अक्सर वो हमें क्या देता है? वो हमें पीक वैल्यू की व्यवस्था देता है। तो हमारा सवाल अक्सर इसके बारे में रहेगा। कर सकते हैं। ये था किसके बारे में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश राकेश। ये था मीन। आइए सवाल करके देखते हैं। ये देखिए नीट का सवाल है, क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ईएमडब्ल्यू में इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, फाइंड एवरेज एनर्जी डेंसिटी, है ना। ईएमडब्ल्यू में ई की इक्वेशन दे देगा या बी की इक्वेशन दे देगा और क्या बोलेगा? फाइंड एवरेज एनर्जी डेंसिटी। ओके, क्या आप जानते हैं एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकालने के मुझे क्या चाहिए? या तो सिर्फ ईपी चाहिए या सिर्फ बीपी चाहिए। क्या आपने मुझे इनडायरेक्टली ईपी दे दिया है? आपने मुझे ईपी दे दिया। आ जाओ, क्या पूछ रहे हो? फाइंड एनर्जी डेंसिटी यू बार दैट इज हाफ एप्सिलॉन ईपी स्क्वायर। ये फॉर्मूला था ना। और हाँ, यहां पर मुझे पता नहीं लग रहा है कि आप वैक्यूम में हो कि मीन में हो, है ना। यहां पे मुझे पता नहीं लग रहा है कि आपकी वेवफॉर्म वैक्यूम में चल रही कि मीडियम, मुझे पता नहीं लग रहा है। और मैं चाहूं तो भी कैलकुलेट भी नहीं कर सकता। आपने मुझे ओमेगा और के डेटा नहीं दिए हैं। अगर आप ओमेगा और के डेटा दे देते तो मैं पर्सनली पहले वी निकाल के जान लेता कि आप वैक्यूम में घूम रहे कि मीडियम में। मैं चाहकर भी नहीं निकाल पा रहा और आपने बता भी नहीं है, तो फिर क्या करना है? वैक्यूम मान के काम करना है। वैक्यूम मानेंगे तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। चलो शुरू करें। हाफ, ये तेरा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बेटा। और ईपी कितना है? 10 का स्क्वायर। सोल्व कर ले। 4.4 10⁻10 क्या जूल पर मीटर क्यूब? ये आंसर हो गया। 4.4 10⁻12 हो जाएगा ये। बोलो आंसर ला सकते हैं क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ रहा है समझ में? ये सवाल देखो नीट में आया सवाल है, कुछ भी नहीं है बॉस। ई का इक्वेशन दे करके इनडायरेक्टली ई का पीक वैल्यू दे दिया। ई का पीक वैल्यू उठाया, खट से क्या निकाल दिया? एनर्जी डेंसिटी। नोटिस करना, ये तो एनर्जी डेंसिटी पूरी वेव का आया है। अगर मैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूंगा या एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछूंगा, सुन लेना आराम से, तो बताइए क्या होगा? पूरी वेव का क्या आधा आधा दोनों के पास रहेगा? यस, पूरी वेव का आधा आधा दोनों के पास रहेगा। नोटिस करें, पूरी वेव का आधा आधा। ये तो पूरी वेव का एनर्जी डेंसिटी है। मैंने बोला फाइंड मीन एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ओनली, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की या केवल मैग्नेटिक फील्ड की मांगा तो क्या करना है? पूरी वेव का जो भी आया है, पूरी वेव का जो भी आया हुआ, क्या दोनों को आधा आधा बटेगा? तो बताइए यू बार कितना हो जाएगा ये आंसर? क्या 2.2 10⁻10 जूल पर मीटर क्यूब हो जाएगा? बोलो आया समझ में? क्लियर है सब लोगों को? राजवीर वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है, शाबाश राजवीर। अलर्ट रहें, नालायक को अलर्ट रहें। पूरी वेव का पूछा तो ये आंसर है, और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का या केवल मैग्नेटिक फील्ड का पूछा तो क्या आंसर है? वो आंसर है कि आधा कर देना है, आधा कर देना है। अलर्ट रहें। सवाल में कई बार हम वेव का पूछते हैं, कई बार हम बोलते हैं फाइंड एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी क्या बोला? पूरी वेव का कि ई पार्ट का, तो अलर्ट रहें, कर पाएंगे। ये था बच्चा किसके बारे में? एनर्जी डेंसिटी के बारे में। आइए, एक शब्द होता है पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर को बुक्स के अंदर एस वेक्टर से दिखाया हुआ, एस वेक्टर। इट इज सिंपली रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। जी हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि वेवफॉर्म चल रही है, मान लीजिए वेवफॉर्म इधर जा रही है, लो चलो मान लीजिए वेवफॉर्म आपकी तरफ आ रही है, वेवफॉर्म चल रही है, तो वेवफॉर्म क्या कर रही है? एनर्जी कैरी कर रही है। मुझे लगता है एनर्जी कैरी हो रही है, तो पॉइंटिंग वेक्टर को क्या डिफाइन किया? एनर्जी पर रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, दैट इज रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इस भाषा के हिसाब से इसकी डायमेंशन यूनिट क्या बन जानी चाहिए? देखो, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो जूल पर सेकंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया मीटर स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगी इसकी यूनिट? जी हाँ, पॉइंटिंग वेक्टर यूनिट क्या हो जाएगी? वाट पर मीटर स्क्वायर। ये पॉइंटिंग वेक्टर यूनिट हो जाएगी। पॉइंटिंग वेक्टर एस वेक्टर क्या होता है? ई क्रॉस एच, याद करना पड़ेगा। ई क्रॉस एच होता है, एच को अगर मैं 1/μ लिख दूंगा, याद है b/μ, एच को क्या लिखते थे हम लोग? b/μ। ये देखो आपने पढ़ा था एक बार, एच क्या था बेटा मेरे साथ? b/μ। तो अगर मैं एच को b/μ लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के एस का फॉर्मूला ये है। पॉइंट वेक्टर का फॉर्मूला है 1/μ E क्रॉस B, ये इसका फॉर्मूला है।
अगर मैं यहां से सिर्फ डायरेक्शन उठा लूं, नोटिस करें डायरेक्शन, एस कैप बराबर ई कैप क्रॉस बी कैप, फील करिए एस्केप कहां होगा, एस्केप, एस्केप क्या है, क्या ये वेक्टर है, क्या ये वेक्टर है ना, और ये वेक्टर है, क्या ये अलोंग अलोंग वेव प्रोपेगेशन रहेगा, ये कहां रहेगा, अलोंग वेव प्रोपेगेशन, सही बात है। जिस डायरेक्शन में वेव जा रही होगी उसी डायरेक्शन में एनर्जी जाएगी, जिस डायरेक्शन में वेव जाएगी उसी डायरेक्शन में एनर्जी जाएगी, और जिस डायरेक्शन में एनर्जी जाएगी क्या उसी डायरेक्शन में पॉइंटिंग वेक्टर होगा, सही बात है। अरे भाई जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही होगी पैसेंजर भी तो उसी तरफ जाएंगे। मान लीजिए ट्रेन जा रही है पटना, तो क्या पैसेंजर छपरा जाएंगे क्या, अगर ट्रेन पटना जा रही है तो सारे पैसेंजर भी पटना जाएंगे, ट्रेन अगर दिल्ली जा रही है तो सारे पैसेंजर भी दिल्ली जाएंगे। तो मेक श्योर जिधर वेव जाएगी उधर ही एनर्जी फ्लो होगी, और जिधर एनर्जी फ्लो होगी उधर ही पॉइंटिंग वेक्टर रहने वाला है। क्लियर है, इस तरह से हम काम करेंगे। ये हो गया, ये डायरेक्शन में बड़ा काम आता है। बच्चों आराम से देखो, वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन क्या रहेगी, ई क्रॉस बी की तरफ रहेगी। ध्यान दीजिए, इन तीनों में से मैं कभी भी कोई दो डायरेक्शन आपको दे दूंगा, ई बी और वेव प्रोपगेशन, तीनों में से मैं कोई दो डायरेक्शन आपको दे दूंगा, बोलूंगा तीसरा लाइए, तो फिर आपको इससे निकालना है। आओ हाथ वाथ एक सवाल कराता हूं, ये समझिए। मान लीजिए मैंने कहा वेव मूविंग इन, मान लीजिए माइनस वाई डायरेक्शन, है ना, और मैंने कहा लेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने कहा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं, प्लस जेड डायरेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो मुझे पूछ रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ये पूछ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। आ जाओ, ये कोई सवाल हो गया, सिंपल सवाल। आ जाओ, अपन क्या करने वाले हैं, एस कैप बराबर ई कैप क्रॉस बी कैप। अंकुर भाई चेक कर लेना, डायरेक्शन पूछ रहा था तू, अंकुर भाई आ जा। एस कैप, एस कैप वेव कहां जा रही, माइनस वाई में, तो क्या होगा माइनस का जे कैप, माइनस का जे कैप। ई कैप, ई कैप क्या हो गया, प्लस का के हो गया, प्लस का के हो गया। तेरे को क्या निकालना है, बी कैप निकालना है, ठीक है, ये हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको अपन सेट करें। बच्चों आप वो जानते होंगे सर्कल जे के आई, के और आई का प्रोडक्ट जे देता है, तो बी कैप, यहां से बी कैप क्या हो रहा है, क्या वो आई हो जाएगा, आई या माइनस आई, माइनस आई हो जाएगा मेरे ख्याल से, चेक करें। बोलो बी कैप कहाँ आ रहा है, माइनस आई में, बी कैप कहाँ आ रहा है, माइनस आई में, यानी क्या हो गया, इस पर्टिकुलर सवाल में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहेगा, माइनस आई डायरेक्शन में रहेगा। कहाँ रहेगा बेटे, माइनस आई डायरेक्शन में रहेगा। पता लग रहा है आप लोगों को, पता लग रहा है आप लोगों को, पता लग रहा है सब बच्चों को, वेरी गुड। डायरेक्शन निकालना आया अंकुर भाई, डायरेक्शन निकालना है तेरे को, चला जा। इसका असली यूज बताता हूं, ये देख सवाल देख, इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 sin kx प्लस ओमेगा टी जे कैप, फाइंड इक्वेशन ऑफ बी वेक्टर। अब ध्यान देना है, बेटर सवाल है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया हुआ है, और ध्यान दे अंकुर, ध्यान दे, वेव कहां जा रही है जरा देखना, प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में, देख वेव कहां जा रही है, प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में, वेव इन माइनस एक्स डायरेक्शन, पहली बात। ओके, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, जे कैप में, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, ये जे कैप में, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, जे कैप में। अब तुझे इक्वेशन ऑफ बी वेक्टर लिखनी है, इक्वेशन ऑफ बी वेक्टर यानी बी की इक्वेशन विद में वेक्टर, यानी बी की डायरेक्शन भी चाहिए। चल आ जा, डायरेक्शन निकालते हैं, पहले डायरेक्शन निकालते हैं, बी कैप की डायरेक्शन चाहिए। क्या चाहिए आपको, बी कैप की डायरेक्शन, बी कैप चाहिए आपको, ठीक है। अब आ जाओ, सबसे पहले फॉर्मूला यूज कर लें, कौन सा फॉर्मूला तेरा, आ जा, यू नो एस कैप बराबर ई कैप क्रॉस बी कैप। आ जाओ, एस कैप ये हो गया बेटा माइनस आई, ई कैप हो गया तेरा जे कैप क्रॉस बी कैप चाहिए। जरा समझ, जे के क्या आई देता है ना, तो बोल बी कैप क्या हो रहा है यहाँ पे, बोल क्या माइनस के, आराम से सीखो। बी कैप क्या हो गया, वेरी गुड, बी कैप क्या हो गया, माइनस के, बी कैप हो जाएगा माइनस के। अब आ जाओ, एक तो ये जानकारी निकल गई। अब आओ, आई थिंक ईपी 3 है, मुझे बीपी निकालना है, यू नो सी बराबर ईपी बाई बीपी, तो यहां से बीपी क्या होने जा रहा है, ईपी बाई सी। ईपी कितना है तेरा 3, और सी है तेरा 3 इंटू 10 पावर 8, तो ये कितना हो जाएगा 10 पावर माइनस 8 टेस्ला, ये हो जाएगा 10 पावर 8 टेस्ला, ये हो जाएगा। क्या मैं इसको लिखूं 10 नैनो टेस्ला, जी हाँ ये हो गया 10 नैनो टेस्ला। अब आ जा, बी की पीक वैल्यू तैयार है, बी की पीक वैल्यू तैयार है, फंक्शन ये साइन वाइन तो वही रहेगा, और बी की डायरेक्शन तैयार है माइनस के। तो अब आ जा, बी की इक्वेशन लिखना बेटा जी, आ जा। बी की पीक वैल्यू कितनी 10 नैनो टेस्ला, तो बी पीक हो गया, साथ में फेज एंगल तो वही रहेगा साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, फेज एंगल वो का रख दिया, मामला खत्म नहीं है। तो बी की इक्वेशन है, तुझे बी की इक्वेशन वेक्टर में चाहिए, तो क्या बी की डायरेक्शन है मेरे पास, बिल्कुल है, बी की डायरेक्शन है मेरे पास, कौन सी है, माइनस के। बी की डायरेक्शन कौन सी है,
माइनस के, तो बोल साथ में क्या आ जाएगा यहाँ माइनस के, ये आंसर, ये तेरा आंसर होगा। समझ में आया? क्या तुझे वो डायरेक्शन वाला मंत्र समझ में आया है? देख डायरेक्शन वाला मंत्र कितना उपयोगी है। मैंने ई की इक्वेशन दी है, साइन और ये फंक्शन तो वही रहेगा, यहाँ ई पी की जगह बीपी आ जाएगा, ई पी की जगह बीपी तो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा जानकारी, ई है जे दिशा में, वे हो जा रही है माइनस एक्स में, तो तुझे बी की दिशा निकालनी पड़ेगी, और बी की दिशा जो आई है वो कितनी आई माइनस के, तो फिर मुझे यहाँ माइनस के लगाना पड़ेगा। ये समझ में आया आप लोगों को? वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, समझ में आ रहा है सब लोगों को, शाबाश, वेरी गुड, ये हो जाएगा। तो ये था किसके बारे में। आइए चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब अगला शब्द क्या है? इंटेंसिटी। जी हाँ, ईएमडब्ल्यू, ईएमडब्ल्यू क्या कर रहा है बेटा? एनर्जी कैरी कर रहा है। तो एनर्जी का रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन क्या था? पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर का एक साइकिल का एवरेज निकाल दें, पॉइंटिंग वेक्टर का एक साइकिल का एवरेज निकाल दो, उसको क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी का फॉर्मूला अगर आप बनाते तो क्या आता है? v इंटू यू बार। इंटेंसिटी का फॉर्मूला अलग से मत याद करें, अभी आपने यू बार का फॉर्मूला पढ़ा मेरे साथ, मीन एनर्जी डेंसिटी का, उसके साथ v को गुणा कर देंगे। यू बार के फॉर्मूला में किसको गुणा कर देंगे? v को, तो बस क्या बन जाएगा? इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अलग से मत याद करना, यू बार का फॉर्मूला याद किया ना, उसमें स्पीड v का गुणा कर दो तो क्या बन जाएगा? i का फॉर्मूला बन जाएगा। और i किस में होने वाला है? ऑब्वियसली क्या वाट पर मीटर स्क्वायर में? जी हाँ, वाट पर मीटर स्क्वायर में। बस हम लोग इंटेंसिटी के सवाल पूछ सकते हैं, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ये देखिए इस तरह के सवाल जेई में बहुत बार आ चुके हैं, अभी नीट में नहीं आए हैं। इस तरह का सवाल जेई में बहुत आया, नीट में नहीं आया, इसको समझिए आप लोग। यस, क्या? जरा देखिए सवाल का डिजाइन समझाता हूं। ये देखो बच्चों, जैसे कोई बल्ब है, ये कोई बल्ब है, होगा कोई बल्ब है, और मान लीजिए बल्ब है, मान लो पी वाट का बल्ब है, पी वाट का बल्ब है। बच्चों आप जानते हैं पी वाट के बल्ब से लाइट निकलेगी। लाइट कहाँ? ये पी वाट का बल्ब है, लाइट कहाँ निकलेगी? एक तरफ की सब तरफ, लाइट सब तरफ निकलेगी। अगर इसे लाइट सब तरफ निकलेगी तो बताइए लाइट भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि बल्ब से आर दूर पर यहां पर क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड या इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू। पहली बात तो लगता है सवाल कैसे बना? ये बल्ब है, बल्ब से चारों तरफ लाइट निकलेगी, लाइट क्या है? अपने आप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और अगर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो हमसे बल्ब से आर दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू एम्पलीट्यूड मांगा गया है। मुझे बताइए सबसे पहले सवाल का डिजाइन समझते हैं। यस, लाइट कहाँ निकलेगी? एक तरफ की स्फेरिकल सिमेट्री में लाइट निकलेगी, स्फेरिकल सिमेट्री में। लाइट स्फेरिकल सिमेट्री में निकलेगी तो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? पावर पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? पावर, पी पावर कितने एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है? 4πr², पावर पर यूनिट एरिया। और ये तो इंटेंसिटी का जनरलाइज फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी पढ़ाया था, क्या फॉर्मूला था? यस, ये रहा सी। यस, क्या फॉर्मूला था? सी एप्सिलॉन नॉट इनटू ईपी स्क्वायर। ये देखिए अभी आपने पढ़ा था, ले रहा, यहां मैंने वैक्यूम मानते हुए सी लिख दिया, यहां मैंने वैक्यूम मानते हुए एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, सी लिख दिया वैक्यूम मानते हुए, क्योंकि कुछ भी नहीं बोला तो वैक्यूम मानेंगे, ये आ गया। तो आप देखो मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, ये आ गया तेरा। अब यहां से ईपी निकालना है, ईपी चाहिए ना तेरे को। ईपी क्या होगा? रूट ऑफ पी अपॉन 2π सी एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देख ले आराम से, 2π सी एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू आ जाएगा। चेक करो, ईपी बराबर पी 2π सी एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। शायद पहला ऑप्शन ही ठीक लग रहा है भाइयों, चेक करें चेक करें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आया समझ में? तो इस तरह के सवाल जेई में ज्यादा आए हुए हैं, अभी नीट में इस तरह का सवाल नहीं आया है, पर मुझे उम्मीद है इस तरह का सवाल, इस प्रोफाइल का सवाल अपने एग्जाम में आ सकता है। तो ध्यान रखें, कुछ भी नहीं है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज किया और आराम से क्या निकाल दिया? ई का पीक वैल्यू निकाल दिया। क्या हम कर सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं बच्चे, ऐसा हो जाएगा इस तरह से। तो ये था ईएमडब्ल्यू के बारे में। जी हाँ, अगर मैं चाहूं तो इसमें न्यूमेरिकल बना सकता हूं। मैं बोल दूंगा 60 वाट के बल्ब से, ध्यान दें, 60 वाट के बल्ब से 10 मीटर दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 60 वाट के बल्ब से 10 मीटर दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू बताइए। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 60, यहाँ आ जाएगा 10, सोल्व करके इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू आ जाएगा। 100 वाट के बल्ब से 5 मीटर दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू बताइए। 100 वाट का बल्ब, डिस्टेंस कितना डाल देना? 5। क्या आंसर लाया जा सकता है? इस तरह से आप आंसर ला सकते हैं। तो बच्चों ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सब पढ़ लिया है। अपना जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है वो कंप्लीट होता है। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको मिनिमम टाइम में ज्यादा एक्सपोजर दे पाऊं, मैं ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको दे पाऊं, और मैं ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। और आपने देखा होगा मैंने प्रीवियस एग्जाम में आए हुए बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं। तो बच्चों ये जो सेक्शन मैंने आपको पढ़ा है काफी स्कोरिंग सेक्शन है, काफी इजी सेक्शन है। अगर एक बार आपने इसको समझ लिया ना तो इसके सवाल गलत हो ही नहीं सकते हैं। 2025 का एग्जाम
जो कि लोग बोल रहे हैं टफ एग्जाम है, इस सेक्शन में से जो मैंने पढ़ा है उसमें से करीब 14 क्वेश्चन थे, 14 क्वेश्चन, और आप देख लेना 14 के 14 क्वेश्चन अपन ने क्लास में किए हैं, सारे क्वेश्चन एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। तो अगर आप क्लास में सब अच्छे से पढ़ेंगे, सब अच्छे से सुनेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। क्लियर है सब लोगों को? बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें, खूब अच्छे से मेहनत करें, आपका एग्जाम पास आ गया है। और हाँ, कभी भी आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर देता हूं आप लोगों को, मेरा नंबर है 94142, ये मेरा नंबर है। मेरी जो इंस्टा आईडी है वो है DJ सर फिजिक्स, ये मेरी इंस्टा आईडी है, ठीक है। तो अगर कोई कष्ट है, कोई दिक्कत है तो बात की जा सकती है, लेकिन मैं फिर कहूंगा अपन ने क्लास में मिनिमम टाइम में बहुत सारा सीखा है। आप इस सबको खूब अच्छे से यूज करें, इसके बारे में खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदे में रहेंगे। और आप चिंता मत करिए, मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं इस लिमिटेड टाइम के अंदर, इसीलिए खूब अच्छे से आप स्कोर कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, खुश रहिए, ठीक है। थैंक यू।